नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। हमारा चल रहा था इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, वैद्युत अपघटन, और उसमें हमने दो एग्जाम्पल लिए थे। एक तो NaCl का गलित मिश्रण कह दो या गलित विलयन, और दूसरा NaCl का जलीय विलयन लिया था ना। तो अगर गलित विलयन लेते हैं ना, पिघला हुआ, तब तो उत्पाद अलग बन रहा था ना। एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर सोडियम धातु है ना डिपोजिट हो रही थी। और जब NaCl का जलीय विलयन लिया तो फिर एनोड पे तो क्लोरीन गैस ही थी, लेकिन कैथोड पर हाइड्रोजन गैस है ना, हाँ, मुक्त होती है वहां से ना, एवॉल्व होती है ना, एवॉल्व्ड इंग्लिश में ना, मुक्त होना। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो आपके NCERT में लिखा हुआ है ना, H2SO4 ले लिया जाए ना। H2SO4 के अंदर दो केस है भैया ना। कितने केस? दो। देखो H2SO4 एक्वस ले लिया जाएगा, है ना, यानी H2SO4 का विलयन है ना। अब ये विलयन दो प्रकार का हो सकता है ना। देखिए, एक तो ये तनु H2SO4 हो सकता है ना, डाइल्यूट H2SO4 NCERT में दे रखा है ना, और एक कंसंट्रेट H2SO4 है ना। डाइल्यूट का मतलब तनु और कंसंट्रेट का मतलब सांद्र। अब देखिए इस केस में तो क्या होगा, पर इस केस में क्या होगा। देखिए H2SO4 के अंदर देखो, एक तो क्या है, देखो H+ आयन है भाई। H2SO4 ऐसे टूटेगा ना, H+ है ना, 2H+ SO4 -2। दूसरा SO4 -2 भी है ना, और एक देखो जल भी है। तो जल क्या करेगा, H+ भी देगा, OH- भी देगा ना। तो H+ तो है ही पहले से, और एक क्या देगा, OH- देगा। एक क्या देगा, OH-। अब देखिए यहां अभिक्रिया क्या होगी, सुनी, एट एनोड। एक कैथोड पर अभिक्रिया कौन सी होगी ना। देखिए एनोड पे कौन सी अभिक्रिया होगी ना, एट एनोड, और एक है आपकी एट कैथोड। इसको याद रखें अपन। देखिए एनोड पे तो क्या होगा, सुनिए, देखिए ना, एनायन जाएगा एनोड पर और कैटायन जाएगा कैथोड पर। तो देखिए कैथोड पर तो कौन जाएगा यहां से, अरे एक ही प्रकार का धनायन है भाई, धनायन तो एक ही प्रकार का है ना। अरे H2SO4 2H+ SO4 -2 यानी H+ और SO4 -2 यानी सल्फेट आयन दे रहा है। जल क्या देगा, H+ OH-। तो H+ तो मैंने लिख ही रखा ऑलरेडी, और OH-, इसका मतलब धनायन तो एक ही प्रकार का है ना। तो कैटायन जाएगा कैथोड पर, तो ये तो दोनों में ही सेम होगा ना। कैसे, तो कैथोड पर तो अभिक्रिया क्या होगी, H+ जाएगा, ये लीजिए 2H+ +2 इलेक्ट्रॉन। हमको पता है कैथोड पर अपचयन होता है ना। अरे कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। तो इससे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी ना। क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। ये लीजिए, ये अभिक्रिया तो कॉमन है दोनों में ना, 2H+ +2 इलेक्ट्रॉन, और इससे क्या बनेगा बच्चों, अरे इससे हाइड्रोजन गैस बनेगी ना। ये लीजिए, अब बात आती है एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी ना। तो देखो तनु H2SO4 के केस में तो क्या होगा, तो सल्फेट है और एक क्या है, OH- है। तो यहां तो क्या होगा, सल्फेट आयन जाएगा ना। कौन सा आयन है, आपको याद रखना है NCERT में ना। अरे सल्फेट आयन जाएगा ना एनोड पर। कौन जाएगा, सल्फेट आयन। और देखो सल्फेट आयन से क्या बनेगा, अरे इससे बनेगा H2O8-2 +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये परऑक्सीड डाई है ना, मतलब परऑक्सीड डाई सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, उससे परऑक्सीड डाई है ना, सल्फेट बढ़ जाएगा वैसे ना, सल्फ्यूरिक एसिड से ना। और इसमें क्या होगा, देखो इसमें OH- आएगा ना,
OH माइनस को भेज दो आप, है ना, या फिर आप है ना चाहो तो जल, अरे जल कैसा अवियोजित मात्रा में रहता है ज्यादा ना, तो OH माइनस जाएगा, और OH माइनस जाएगा तो क्या होगा देखो, अरे इससे होगा बच्चों ना, ये लो O2 प्लस O2 प्लस 2H प्लस, है ना, प्लस टू इलेक्ट्रॉन ना। तो OH माइनस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है देखो, OH माइनस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है ना X +1, और बराबर में क्या होगा माइनस का 1 है ना, तो +1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2 लिया है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 4 है ना, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा ना, फोर इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, इस रिएक्शन को याद रखें आप ना, इस वाली, अरे इस वाली रिएक्शन को याद रखें ना कि सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होता है तनु, तब तो है ना किसको प्रायोरिटी मिलती है, अरे सल्फेट आयन को प्रायोरिटी मिलती है ना, और जब ये कंसंट्रेट होता है, सांद्र गाढ़ा विलयन होता है ना, कंसंट्रेट H2SO4 होता है, तो फिर किसको OH माइनस को प्रायोरिटी मिलती है ना। अब देखो यहां आपको ना, अरे यहां आपको ऐसा नहीं दिखेगा, देखो सल्फर का ऑक्सीकरण अंक यहाँ +6 आएगा, यहां भी कैसा आएगा +6, अरे यहां भी +6 आएगा, यहां भी +6, तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज तो आपको होता नहीं दिख रहा है ऐसे तो ना, कि ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होता, तो ना तो उसका ऑक्सीकरण होता ना ही अपचयन, जबकि हमने क्या करवा रखा है ऑक्सीकरण। लेकिन आपको ना, अरे 11th क्लास याद हो आपको ना, तो देखो सल्फेट का तो +6 कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन इसका, अरे इसका कितना आएगा देखो, 8 दूनी 16 है ना, और 16 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 16 और माइनस का 2, तो प्लस का 14 बचेगा ना, 2 का +14 तो 1 का +7 था ना, तो अपन नियम से निकालते ना, तो फिर ये सही नहीं निकलता ना। उसमें कारण क्या है कि इसके अंदर 2 ऑक्सीजन है, वो परऑक्साइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ना, यानी 2 परऑक्सी ऑक्सीजन है ना, पर ऑक्सीजन के 2 ना, यानी परऑक्साइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो उनका तो क्या होगा -1 होगा। तो देखो इधर तो ऑक्सीजन का सबका ही -2 है, इधर 2 ऑक्सीजन का कैसा -1, तो वो -2 से -1 में आ रहा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है, इसलिए इसका क्या हो रहा है ऑक्सीकरण। तो आपको ये दोनों ही याद रखनी है ना, अरे आपको ये दोनों ही याद रखनी है ना, यानी कंसंट्रेट के केस में तो किसको प्रायोरिटी मिलती है OH माइनस को, और तनु के केस में किसको प्रायोरिटी मिलती है सल्फेट आयन को, तो ये आपको याद रखना है बिल्कुल है ना। उधर वाला समझ में आ गया होगा, देखो अरे OH माइनस तो एक H प्लस और निकलेगा, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा माइनस ही आएगा ना, तो ये माइनस का 2 तो 2 है ना, तो 2 दूनी 4, तो O2 प्लस 2H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब देखिए आप, तो ये हो गया आपके ना, ये केस इंपॉर्टेंट है भैया ना, अरे ये केस इंपॉर्टेंट है ना, ये केस कैसा है इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में दे रखा है ना। अब देखो विद्युत अपघटन प्रक्रिया से बनने वाले जो उत्पाद है ना, वो किस किस पे डिपेंड करते हैं ना, तो अपन क्या लिख सकते हैं, विद्युत अपघटन प्रक्रिया से बनने वाले उत्पाद है ना, निम्न कारकों से प्रभावित होते हैं ना, उत्पाद निम्न कारकों से
प्रभावित होते हैं। वो कौन कौन से कारक हैं देखिए। सबसे पहले तो देखो, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है या जिसका अपचयन हो रहा है ना, यानी जिन आयनों का ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है ना, उसके इलेक्ट्रॉन विभव के मान पर ना कि उसका इलेक्ट्रॉन विभव कैसा है ना, अरे कम है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना, ज्यादा है तो रिडक्शन हो जाएगा ना। तो क्या कहेंगे, पहला तो ऑक्सीकारक व अपचायक स्पीसीज के ऑक्सीकारक व अपचायक स्पीसीज के इलेक्ट्रोड विभव के मान पर ऑक्सीकारक व अपचायक स्पीसीज के इलेक्ट्रोड विभव के मान पर। दूसरा देखिए, कि जो विद्युत अपघट्ट पदार्थ लिया है ना, उसकी भौतिक अवस्था कैसी है। जैसे देखो, अपन ने ना NaCl का गलित विलयन लिया तो उत्पाद कुछ अलग बना था, है ना। NaCl का जलीय विलयन लिया है, उत्पाद कुछ अलग बना था। जैसे देखो यहाँ H2SO4 तनु लिया है, कुछ उत्पाद अलग बनाया ना। कंसंट्रेट लिया है, कुछ उत्पाद अलग बनाया ना। तो कंसंट्रेट का मतलब सांद्रा ना, गाढ़ा। तो दूसरा क्या लिख सकता हूं मैं, विद्युत अपघट्ट पदार्थ की भौतिक अवस्था से, है ना, भौतिक अवस्था से, है ना। तीसरा है विद्युत अपघट्ट विलयन की सांद्रता से, है ना। चौथा है देखो, अधिविभव से। किससे, अधिविभव से। और पांचवा है देखिए, यहां लिख देता हूं मैं पांचवा ना, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, है ना, कि भाई उस इलेक्ट्रोड की नेचर कैसी है ना। तो आपसे पूछ लेना, हम इंपॉर्टेंट है ना, आपसे पूछ लेना कि विद्युत अपघटन प्रक्रिया से, है ना, अरे इलेक्ट्रोड पर बनने वाले पदार्थ है ना, वो किन किन कारकों से प्रभावित होते हैं। तो एक तो ऑक्सीकारक और अपचायक स्पीसीज है, उसके इलेक्ट्रोड विभव के मान पर। दूसरा, विद्युत अपघट्ट पदार्थ की भौतिक अवस्था पर। विद्युत अपघट्ट विलयन की सांद्रता कितनी है ना, कम है ज्यादा है ना, जैसे तनु सांद्र वाला आ गया ना। ऐसे देखो, अधिविभव से। और एक है इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, है ना, कि जो भी इलेक्ट्रोड लिए जा रहे हैं, अरे वो खुद तो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं ना। वे भाग ले रहे हैं, इसका मतलब क्रियाशील है, और भाग नहीं ले रहे, इसका मतलब अक्रिय इलेक्ट्रोड है। ठीक है ना, भाग लेंगे, खुद भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो फिर, है ना, प्रोडक्ट कुछ अलग बनेगा। खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो प्रोडक्ट कुछ अलग बनेगा ना। तो ये 5 फैक्टर है ना। अधिविभव क्या होता है, मैं अभी अधिविभव की परिभाषा लिख देता हूं ना, कि कुछ विद्युत रासायनिक प्रक्रम, है ना, यद्यपि प्रकृति में घटित होते हुए प्रतीत होते हैं ना, किंतु ये संपन्न कराने के लिए ना इनको अतिरिक्त विभव लगाना पड़ता है। उस विभव का नाम ही क्या है, अधिविभव। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, फिर मैं अधिविभव की डेफिनेशन लिखता हूं ना।
हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया। देखिए हाँ भाई, देखिए तो अधिविभव की डेफिनेशन क्या है। देखिए अधिविभव आपसे डेफिनेशन पूछ लेना, दे रखा आपकी एनसीईआरटी में ना, यानी कुछ विद्युत रासायनिक प्रक्रम यद्यपि, है ना, कुछ विद्युत रासायनिक प्रक्रम यद्यपि कुछ विद्युत रासायनिक प्रक्रम यद्यपि संभव होते हुए भी, है ना, संभव होते हुए भी घटित नहीं होते हैं। इन्हें संपन्न कराने के लिए, इन्हें संपन्न कराने के लिए कुछ अतिरिक्त विभव लगाना पड़ता है। जिसे अधिविभव कहते हैं ना, जिससे अधिविभव कहते हैं, जिससे क्या कहते हैं, अधिविभव कहते हैं ना। जिससे अधिविभव कहते हैं ना, ये हो गया आपके ना ओवर वोल्टेज अधिविभव, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके विद्युत अपघट्ट, है ना, जो विलियन है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघटन। अब हम पढ़ते हैं वैद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्ष। तो अपनी हेडिंग क्या होगी,
अगली वैद्युत अपघटन की मात्रात्मक पक्ष। वैद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्ष। तो वैद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्ष का मतलब क्या है ना कि भाई सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो इलेक्ट्रोड पर कितनी है ना, अरे किसी भी पदार्थ की मात्रा डिपॉजिट होती है ना उसमें, और सेल में जो भी विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसके मध्य में जो संबंध है ना, वो सबसे पहले एक माइकल फेराडे नाम का साइंटिस्ट था ना, उसने समझाया था ना। उसने दो नियम दिए थे ना, जो एक फेराडे का प्रथम नियम और एक फेराडे का है ना द्वितीय नियम कहलाता ना। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे यहाँ से, फेराडे का प्रथम नियम है ना, ये लीजिए। इसमें हमको पढ़ना है सबसे पहले फेराडे का प्रथम नियम, ये लीजिए, इंपॉर्टेंट है ना। फेराडे का प्रथम नियम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है पहले ना। देखिए फेराडे का प्रथम नियम क्या कहता है कि है ना, किसी भी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा है वो सेल में प्रवाहित आवेश की कैसी होती है, समानुपाती। तो क्या कहेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा कॉमा सेल में प्रवाहित आवेश की सीधे समानुपाती होती है ना, सीधे समानुपाती होती है। यानी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है सेल में प्रवाहित आवेश की क्या होती है, सीधे समानुपाती है ना। अर्थात देखिए, यानी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा को मैं कह दूं W, तो W जो है वो समानुपाती होता है किसके, Q के। या मैं समानुपाती चिन्ह को हटाऊंगा तो एक स्थिरांक लगाऊंगा और वो स्थिरांक मैंने लगा दिया Z। तो W बराबर ZQ, या मैं ऐसा बोल दूं W बराबर ZIT, समीकरण नंबर 1। क्यों, क्योंकि अरे है ना Q बराबर क्या होता है IT, है ना, I बराबर Q अपॉन T, तो Q बराबर IT। अरे धारा पढ़ते होंगे ना, विद्युत धारा फिजिक्स में है ना, I बराबर Q अपॉन T, आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है ना, तो Q बराबर क्या हो जाएगा IT। बस मैंने इसको ही रखा है ना, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। देखो ना, Z जो है ना यहाँ एक समानुपाती स्थिरांक है ना, जिसको पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं ना। तो Z क्या है, Z पदार्थ का विद्युत, ध्यान रखें इसको ना, रासायनिक तुल्यांक, पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब देखिए, यदि मैं ऐसा बोल दूं कि I बराबर क्या हो, देखिए I बराबर क्या ले लेते हैं अपन, है ना, अरे I बराबर अपन ले लेते हैं 1 एम्पियर, ये लीजिए। और T बराबर क्या ले लूं मैं, 1 सेकेंड। देखो I बराबर 1 एम्पियर, T बराबर 1 सेकेंड, तो Q बराबर क्या बोल सकता हूं मैं, अरे Q बराबर IT है ना, 1 इंटू 1 है ना, और एम्पियर इंटू सेकंड हो जाएगा, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अरे Q बराबर क्या हो गया, 1 कूलाम हो गया। अरे इसका मतलब क्या है कि 1 एम्पियर और 1 सेकंड है ना,
1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड का मतलब 1 कूलम। तो क्या कह सकते हैं अपन, देखो ये एक, तो फिर समीकरण 1 से क्या कह सकते हैं अपन, अरे समीकरण 1 से क्या कह सकते हैं बच्चों, W बराबर, अरे W बराबर हो गया Z। तो क्या कह सकते हैं कि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड, है ना भाई, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक अर्थात 1 कूलम आवेश, है ना, 1 कूलम आवेश सेल में प्रवाहित करते हैं ना, तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है वो उस पदार्थ का क्या कहलाती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो क्या कहेंगे अपन, अर्थात एक एम्पियर की धारा 1 सेकंड, है ना, तक अर्थात 1 कूलम, अर्थात 1 कूलम आवेश सेल में प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है ना। तुल्यांक कहलाती है। ध्यान रखें ना कि सेल में 1 कूलम आवेश प्रवाहित करते हैं ना, या कह दो 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड, इसका मतलब 1 कूलम ही हो गया ना, आवेश सेल में प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है वो उस पदार्थ का क्या कहलाएगी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। पर अभी मैं आगे लिखने वाला हूं ना कि यदि सेल में 1 फेराडे आवेश है ना, 1 फेराडे, अरे तो फेराडे स्थिरांक का मान कितना है बच्चों, अरे 96,500 कूलम, है ना। तो 1 फेराडे आवेश यानी 96,500 कूलम आवेश सेल में प्रवाहित करते हैं ना, तो इलेक्ट्रोड पर उस पदार्थ के तुल्यांक की भार के बराबर क्या होती है, मात्रा निक्षेपित, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक, है ना। ये क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, वो क्या है, रासायनिक तुल्यांक कह सकते हैं, है ना। या फिर कह दो इलेक्ट्रोड पर तुल्यांक की भार के बराबर क्या होगी, मात्रा डिपोजिट होगी, है ना। तो इसको मैं आगे लिखने वाला हूं ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया, देखिए सुनिए।
हाँ भाई, देखिए तो क्या कहेंगे, चलो मैं हेडिंग डाल दूं रासायनिक तुल्यांक और इसको मैं बोल दूं ई, है ना। ये रासायनिक तुल्यांक है ना, ई यानी तुल्यांक की भार है ना एक तरीके से। तो क्या कहेंगे अपन कि 1 फेराडे आवेश है ना, कितना, 1 फेराडे आवेश, ये लीजिए 1 फेराडे, इसका मतलब 96,500 कूलम, है ना। तो 1 फेराडे आवेश सेल में प्रवाहित करने पर सेल में प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा ना, पदार्थ की मात्रा, है ना। उस पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक कहलाती है ना, रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। यानी एक तरीके से 1 फेराडे आवेश यानी 96,500 कूलम आवेश सेल में प्रवाहित करते हैं, तो उस ना पदार्थ की इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा है वो तुल्यांक की भार के बराबर होती है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं, उस पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक। तो अब क्या कह सकते हैं अपन कि रासायनिक तुल्यांक ई और है ना विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड में संबंध, ये लो रासायनिक तुल्यांक यानी ब्रैकेट में ई व विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड में संबंध, जेड में संबंध। देखिए क्या संबंध है, सुनिए, कि रासायनिक तुल्यांक ई और विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड में क्या संबंध है ना, ये लीजिए। देखिए क्या कह सकते हैं अपन, चूंकि एक फेराडे है ना, और 1 फेराडे का मतलब 96,500 कूलम, ठीक है ना, आवेश सेल में प्रवाहित करने पर
सेल में प्रवाहित करने पर ना इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा बराबर कितनी होगी? ई। ठीक है ना, क्यों? उस पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक कहलाती है ना, और रासायनिक तुल्यांक का मतलब तुल्यांक की भार है ना, इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, देखो, अरे एक फेराडे का मतलब 96,500 कूलम, तो मैं क्या बोल दूं कि एक कूलम आवेश है ना, कितना? अरे एक कूलम आवेश सेल में प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है वो बराबर होगी किसकी? अरे E/F की होगी या नहीं, बताओ? तो 96,500 कूलम प्रवाहित कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड पर कितनी मात्रा निक्षेपित हो रही है? E। तो एक कूलम आवेश प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? अरे 96,500 नीचे आ जाएगा ना, अरे 96,500 नीचे आ जाएगा, और 96,500 का मतलब ही तो क्या है? अरे फैराडे स्थिरांक तो है इसका मतलब, तो ये क्या हो गया? E/F। और देखो हम भी पीछे पढ़ के आए हैं ना कि एक कूलम आवेश सेल में प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है, अरे वो क्या कहलाती है? अरे पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसका मतलब ये E/F क्या हो गया? अरे Z, यानी Z बराबर E/F है। तो क्या कहेंगे अपन कि Z का मान समीकरण 1 में रखने पर ना, 1 में रखने पर देखिए क्या होगा, सुनिए, समीकरण 1 में रखेंगे तो W बराबर क्या होगा? तो Z की जगह तो मैं रख दूं E/F, और आगे क्या चल रहा था? IT, या इसको मैं ऐसा लिख दूं, देखो, अरे Z बराबर, ये W बराबर क्या हो गया? M/NF इंटू अरे IT। अरे ये आपको याद रखना है बच्चों ना, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये काम का फॉर्मूला है ना, ये इक्वेशन नंबर 2, और ये आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा ना, अरे ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, ठीक है ना। देखिए, यानी मैं यहां क्या कह सकता हूं, चूंकि E बराबर क्या है? अरे M/N। अब देखिए यहां कौन क्या है? W तो क्या है, देखो, अरे W क्या है बच्चों? निक्षेपित, डिपॉजिट होने वाला पदार्थ है ना, पदार्थ की मात्रा, तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, और ये किस में होगी? ग्राम में। ये लो, M के बारे में भी बात करेंगे ना। N क्या है? अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना, अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। F क्या है? अरे F फैराडे स्थिरांक। F क्या है बच्चों? फैराडे स्थिरांक। और देखिए इसकी जो वैल्यू है ना फैराडे स्थिरांक की, अरे वो है 96,500 कूलम मोल इनवर्स, ठीक है ना। आगे देखो I क्या है? अरे I जो है ना, I ये विद्युत धारा है भैया ना, विद्युत धारा, और ये किस में है? अरे ये एम्पियर में है बच्चों ना, और T क्या है? टाइम यानी समय। और ध्यान रखें समय हमेशा अरे सेकंड में लिया जाएगा बच्चों, यहां ना समय हमेशा किस में लिया जाएगा? यहाँ सेकंड में। आपको आवर्स में दे या आपको मिनट में दे ना, आपको उसको किस में चेंज करना है? अरे सेकंड में चेंज करना ना,
अगर आपको मिनट दे दे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 से गुणा कर दो। आवर्स दे दे, देखो एक का ना आवर्स में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 60 यानी 3600 ना, से आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। एक देखिए एम, देखिए एम के बारे में आप याद रख लो ना, है ना। यदि धातु निक्षेपित हो ना, क्या यदि धातु निक्षेपित हो ना, कौन धातु, तो फिर उसका क्या लेते हैं अपन, अरे उसका एटॉमिक वेट लेते हैं बच्चों ना। कौन सा वेट, एटॉमिक वेट, यानी जिसको परमाणु भार बोलते हो या परमाणु द्रव्यमान है ना। और एक परमाणु का द्रव्यमान हमको पता है ना, अरे एटॉमिक मास यूनिट एएमयू में लेते हैं ना, और आजकल एएमयू की जगह यू काम में लेते हैं ना। जैसे मान लो कॉपर लिख दिया, अकेला कॉपर है, तो उसका ना एटॉमिक वेट कितना होगा, 63.5 यू है ना, पहले एएमयू लगाते थे। और अगर कोई गैस मुक्त हो रही है ना, अगर कोई गैस क्या हो रही है, मुक्त, यानी गैस मुक्त हो, क्या मुक्त हो बच्चों, गैस, तो फिर उसका हम क्या लेते हैं, अरे उसका हम मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं बच्चों ना, क्या, मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट को हम अणुभार बोलते हैं ना। जैसे देखिए आप, मैंने ये लिख दिया, मान लो ना, अरे कॉपर लिख दिया, तो क्या लिखूंगा मैं, कॉपर का एटॉमिक वेट 63.5 होता है ना, चाहो तो यू लिख सकते हो ना, Ag 108, है ना। कुछ भी दे दे, मान लो सोडियम दे दे, ये लो, सोडियम का एटॉमिक वेट कितना है, 23। जिंक दे दे 65, है ना। आगे काम लेते चलेंगे ना। वैसे आपको ना 11th क्लास में लिखवा रखा है ना। अगर गैस दे, जैसे मान लो अपन ने ले लिया H2, तो H2 का अरे मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 2। क्यों, H2 के अंदर 2 एटम है, एक एटम का 1 तो 2 का 2। ऐसे मान लो Cl2 ले लिया आपने, तो Cl2 का हो जाएगा 71, है ना। एक क्लोरीन का 35.5 तो 2 का 71। तो इस तरीके से गैस यदि मुक्त हो रही है तो आपको उसका मॉलिक्यूलर वेट लेना है, और यदि धातु निक्षेपित हो ना, डिपॉजिट हो, तो फिर उसका कौन सा वेट लेना है, एटॉमिक वेट, परमाणु भार। ठीक है, तो ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया ना। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है ना, W = m/nf × IT, W = m/nf × IT। अब हम इस पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे भैया ना, इस पर आधारित क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चंस एक साथ करेंगे अपन ना। अभी अपन को फैराडे का द्वितीय नियम पढ़ना है ना। ठीक है ना। मैं एक बार देखता हूं, देखो कितना समय हुआ ना। चलिए, तो देखो आज तो ना फैराडे का प्रथम नियम हमने, है ना, कंप्लीट कर लिया ना। कल फैराडे का द्वितीय नियम पढ़ेंगे अपन, है ना। उसके बाद कुछ आगे, है ना, और वो आएंगे ना, मतलब चालकत्व वगैरह ना, चालकता वगैरह, ये सारी चीजें आएंगी। अभी तो थोड़ा सा बड़ा है ये ना। एक बार कोलराउस नियम तक करेंगे कंप्लीट, है ना। और उसके बाद अपन फिर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे एक साथ। ठीक है ना। या ऐसे देख लेंगे, कल फैराडे का नियम पढ़ लेते हैं, फिर उसके न्यूमेरिकल्स देख लेंगे ना बीच बीच में ना, फिर आगे फिर पढ़ेंगे ना। तो ऐसे है ना, 2-3 पोर्शन चलेंगे भी ना, एक ये पोर्शन फिर एक का ना, फिर मोलर चालकता वगैरह आएगी, फिर उसके न्यूमेरिकल्स देख लेंगे अपन, ना। फिर एक बार कोलराउस के नियम के ना वो देख लेंगे पर न्यूमेरिकल्स देख लेंगे जैसे भी, है ना। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ना। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भैया ना। ठीक है ना। चलिए अब हम अगली क्लास को स्टार्ट करते हैं, एमीन्स वाली को ना। हमारे दोनों पैरेलल में चैप्टर चल रहे हैं भैया ना।